की वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स 5 इंपॉर्टेंट नियम देखने वाले हैं। ध्यान रखना, इनको अच्छे से तैयार कर लेना। ये सभी नियम पूछ लिए जाते हैं। देखिए, कूलाम का नियम देखेंगे, किरचॉफ का नियम देखेंगे, फ्राइडे का नियम देखेंगे, एम्पियर का नियम देखेंगे, एम्पियर का संशोधित नियम देखेंगे। ये सब बार बार आने वाले हैं। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट हम बता रहे हैं इसमें कौन सा है। देखिए, ये तो 100% पूछा जाएगा किरचॉफ का नियम, ये तो 100% छाप लीजिए। एम्पियर का नियम पूछा जाएगा, किरचॉफ का नियम और फ्राइडे का नियम 100% पूछा जाता है। 100% बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब एम्पियर का नियम 100% पूछा जाता है। इनको तो 100% आपको इनको तो छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। वैसे कूलाम का नियम पूछा जाता है इसी बार में, 2020 में आया था। एम्पियर का संशोधन नियम 2020 में आया था, लेकिन 2-3 सालों से आया नहीं। लेकिन ये लगातार आ रहे हैं तीनों नियम, ठीक है, लगातार आए। लेकिन ये 2-3 सालों से 22 में नहीं आया, 23 में नहीं आया, लेकिन 2 सालों से ये नहीं आया। लेकिन 2 सालों से नहीं आया, लेकिन ये छप सकते हैं इस बार। ध्यान रखना, ये मत भूलना कि नहीं आया नहीं है तो लगातार वही आया, नहीं हो सकता है। ये आएंगे अब की, हो सकता है आ जाए, लेकिन ये तो 100% छपने ही छपने हर पेपर में, हर सेट में ये तो फिक्स होते हैं, ठीक है। किरचॉफ का नियम, फ्राइडे के नियम, एम्पियर का नियम वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। 100% इनको मान लीजिए 100% आपके पेपर में छपे हुए हैं, ठीक है। हम बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इनको आपको तैयार करते रहना है, क्योंकि आएंगे क्या, इन नियम तो 5 ही हैं, 1 2 3 4 5, इनमें से तो आएगा और कौन सा, और आपकी सिलेबस में नहीं, इन्हीं में से पूछे जाएंगे तो 100% आने ही आने हैं, ठीक है। ध्यान रखना। और क्या है हमारी आपकी किताब में, कोई दूसरा नियम है? कोई नहीं है, यही तो नियम है, यही 100% छप जाएंगे। देखिए, पहला नियम देखिए यहाँ पर, इनको बहुत ही सिंपल भाषा में लगा, याद करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिंपल भाषा इतनी है, एक ही बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। देखिए, कूलाम का विद्युत बल संबंधी नियम लिखिए, ठीक है। कूलाम का विद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। समझ लिए आपने वो वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा हुआ क्लास 11th में, समझ लिए। वहाँ पर होता है द्रव्यमान, क्या होता है द्रव्यमान, यहाँ पर आवेश होता है, बस वही सेम टू सेम होता है। फिर सिर्फ क्या होता है, वही सेम टू सेम होता है, ठीक है। द्रव्यमान की जगह पर यहाँ पर आवेश हो जाता है, और क्या हो जाता है, कुछ नहीं है, पढ़ा होगा आपने, वही समझ लिए, आप पढ़ लीजिए, ठीक है। वहाँ पर द्रव्यमान की जगह पर आवेश लिख दीजिए। देखिए, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अभी समझाएंगे कहाँ से, ये लैंग्वेज आपको याद नहीं करनी है। देखिए, यहाँ पर समझ लीजिए, मान लीजिए हमारे पास 2 आवेश हैं, एक Q1 है, Q2 है, ठीक है। अति सूक्ष्म दूरी पर रखे हुए हैं। इनके बीच की दूरी हमारे पास क्या है, R है, ठीक है। क्या है, डिस्टेंस R है। तो माना हमारे पास क्या है, देखिए क्या है, आवेश है, लिख दीजिए। माना Q1 Q2 कूलाम के 2 आवेश R मीटर दूरी पर रखे हैं। बोला हमने Q1 Q2 आवेश 2 सूक्ष्म दूरी पर रखे हैं, R मीटर दूरी पर रखे हैं, ठीक है, रखे हैं। इनके बीच क्या लग रहा होगा, इनके बीच आरोपित बल मान लीजिए इनके बीच आरोपित बल क्या हमारे पर लग रहा है, F है। विद्युत बल क्या है, F है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसकी परिभाषा बनाएंगे। देखिए किस टाइप से बनाएंगे, यहाँ पर ऊपर लिख लेना भाई परिभाषा, यानी किन्हीं दो यहाँ पर देखिए, किन्हीं 2 आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल, इनके बीच क्या लग रहा है, विद्युत बल लग रहा है आवेशों के गुणनफल, यानी Q1 Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, प्रोपोर्शनल, क्या होता है, प्रोपोर्शनल के अनुक्रमानुपाती होता है, या समानुपाती भी बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ पर क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। किस टाइप से इसकी परिभाषा ऊपर बनाएंगे, यहाँ पर देखिए इस टाइप से ऊपर लिख लेना भाई। क्या लिखेंगे, किन्हीं 2 आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल, ठीक है। क्या है, 2 आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल, इसको ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। विद्युत बल आवेशों का गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, बस हो गया, ऊपर लिख देना भाई थोड़ी। फिर क्या लिखेंगे, अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनकी इसका बनापान आ जाता है, क्या हो जाता है, व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। जब बनापान R² हो जाता है, बनापान में तो इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। वैसे यहाँ पर इसे इस टाइप से लिखा तो अनुक्रमानुपाती बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यही तो लिखा हुआ है। देखिए, किन्हीं 2 आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल आवेशों के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती तो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस यहाँ पर इस टाइप से फिगर बना, चित्र बनाएंगे आप। अब लिख देंगे, माना Q1 Q2 कूलाम के 2 आवेश R मीटर दूरी पर रखे हैं, उनके बीच आरोपित विद्युत बल F हो, तो क्या हो जाएगा, F समानुपाती अनुक्रमानुपाती हो जाएगा Q1 Q2। अब यहाँ पर F व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 1/r²। समीकरण 1 डालेंगे, समीकरण 2 डालेंगे। देखिए यहाँ पर भी है F, यहाँ पर भी, तो दोनों को मिलाने पर, समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर लिख देंगे। तो यहाँ पर मिलाएंगे, देखिए F डबल बार है तो सिर्फ एक बार लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए अलग अलग है, Q1 Q2 तो देखिए नीचे बट्टे में इसके लिखा हुआ है, तो बट्टे में लिखेंगे Q1 Q2 अपन R² हो जाएगा। यहाँ पर हो गया R², हो गया R²। फिर देखिए यहाँ पर जब हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं क्या आता है, कोष्टेंट आता है, मालूम होगा आपको। तो यहाँ पर कोष्टेंट क्या ले लेंगे, 1/4π सरल नोट ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसका मान कितना होता है, 1/4π सरल नोट का बताइए यहाँ पर, ठीक है। ये इतना ही लिखा रहने दिया, आप जानते हो इसका मान कितना होता है, ठीक है। हम जानते हैं 10 की पावर 9, 9 गुणे 10 की पावर 9 तो होता है यहाँ पर, 9 गुणे 10 की पावर 9 होता है। या उसको लिखने की जरूरत नहीं, आपको पेपर में दिया जाए, अगर बाई चांस आप भूल गए हैं तो पेपर के पीछे में देखना, आपके सभी नेतांग लिखे होंगे, ठीक है। 1/4π सरल नोट का लिखा होगा, 1/, यानी कि जिसका भी क्वेश्चन हो द्रव्यमान की उसका लिखा होगा, मतलब कि
यानी कि उसका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लिखा होगा, प्रोटॉन का द्रव्यमान लिखा होगा, कोस्टेंट यानी जी का मान लिखा होगा, सब नेतांक दिए होते हैं, प्लांक नेतांक लिखा होगा, ठीक है, रिडबर्ग नेतांक लिखा होगा, सब लिखे होते हैं यहाँ पर, ठीक है। उनको आप याद कर लेना, याद करने की उनको जरूरत नहीं है, एक भी नेतांक मत याद करना, इसका मान भी मत याद कर लेना, इसका मान तो सबका याद होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना 9 × 10⁻⁹ 9 होते तो जानते हो Q1 Q2 अपना इसका न्यूटन है, ये इसका इतना लिख देंगे आपको काम हो जाएगा यहाँ पर कूलाम करने। लेकिन 100% आएगा, 2 सालों से आया नहीं है, क्योंकि बोर्ड वाले इस बार छापेंगे जरूर, ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए किरचॉफ का नियम, विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का आवश्यक परिपथ चित्र देते हुए उल्लेख कीजिए, यानी कि उल्लेख कीजिए हमको चित्र देते हुए, इसका सचित्र वर्णन कीजिए। बहुत ही सिंपल है, आएंगे जरूर, देख लीजिए 16, 17, 19, 20, 22, 23 लगातार आया हुआ, ध्यान रखना है, लगातार आते हैं इसलिए हमने बताया, अगर लगातार आते हैं तो फिक्स होते हैं आना, ठीक है। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर पहला देखिए नियम, पहला क्या होता है, प्रथम नियम होता है, क्या होता है, प्रथम नियम या संधि का नियम या धारा का नियम, 3 प्रकार से पूछा जाएगा, ध्यान रखना, प्रथम नियम या संधि का नियम अथवा धारा का नियम। देखिए यहाँ पर पहले देखिए, बहुत ही सिंपल होता है, कुछ है ही नहीं इसमें। किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ठीक है। क्या किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, बीजगणितीय योग शून्य होता है, यानी कि समेशन I = 0। समेशन का मतलब क्या होता है, आपसे कोई पूछ ले क्या होता है, योग, जोड़, ठीक है, क्या होता है, 0 होता है, उनको क्या होता है, 0 होता है समेशन का मतलब, ठीक है। देखें यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर किसी संधि, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर एक संधि ले ली, यहाँ पर संधि बोले, संधि ले ली यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक धारा निकल रही है, यहाँ पर 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 धारा निकल रही है, आप किसी टाइप से निकाल सकते हैं धारा है, ठीक है, कितनी भी बना सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन देखिए जो संधि की ओर जाती है धारा वो क्या लेते हैं, पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक लेते हैं, जो संधि से बाहर जाती है वो लेते हैं ऋणात्मक, यानी माइनस की लेते हैं, जो संधि की सिंपल भाषा समझिए, जो अंदर जाती है उसकी प्लस की लेते हैं, जो बाहर जाती है उसको निगेटिव लेते हैं, यानी कि माइनस की लेते हैं, बस हो गया कम। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है संधि की, ये न्यूमेरिकल पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया, इसीलिए सब लिखा हमने, उसमें पूछा भी गया चित्र, यानी 5 नंबर का चित्र देते हुए उस ले कीजिए, तो यहाँ पर चित्र भी बनाने होंगे। देखिए संधि की ओर आने वाली धारा धनात्मक और संधि से दूर जाने वाली धारा क्या होती है, ऋणात्मक होती हैं, क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। देखिए यहाँ पर देखिए एक क्या जा रही है, हमारे पास संधि की ओर जा रही है, एक क्या जा रही है, संधि की ओर जा रही है, संधि से बाहर जा रही है, संधि से बाहर जा रही है, संधि से बाहर जा रही है, ठीक है, आप कितनी भी बना लेना। देखिए संधि की ओर जा रही है तो क्या लेंगे, प्लस की लेंगे, I1 + I2, माइनस का I3 हो जाएगा, माइनस का I4 हो जाएगा, माइनस का I5 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यही सब लिखा हुआ है। देखिए I1 का जा रही है हमारे पास, अंदर ही जा रही है, यहाँ पर I1 + I2, और बाहर जा रही है I1 अंदर जा रही है, I2 अंदर जा रही है, I3 I4 I5 बाहर जा रही है, I3 I4 I5 बाहर जा रही है, बराबर क्या जा रही है, 0। क्यों 0 किया हमने, यहाँ पर लिखा हुआ किरचॉफ का नियम होता है, किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इन समस्त धाराओं का हमने क्या कर दिया, योग कर दिया, बराबर कर दिया 0, यही तो होता है किरचॉफ का प्रथम नियम। कुछ कठिन है, और 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ठीक है। इस प्रकार यह नियम आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है, क्या करता है, इस प्रकार यह नियम आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है। लिख लीजिए, पहला नियम हमारे पास हो गया, लेकिन दूसरा नियम बहुत उससे भी इंपॉर्टेंट है, उस पर भी एक न्यूमेरिकल आता है 3 नंबर का या 5 नंबर का, अगर वो समझ गए तो न्यूमेरिकल भी हो जाएगा, नियम तो आना ही आना 100%, 2 चीज़ें आपकी पक्की हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए वो नियम देखेंगे हम, देखिए द्वितीय नियम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर द्वितीय नियम या वोल्टा अथवा पास का नियम, क्या होता है, किसी विद्युत परिपथ में, क्या होता है, किसी विद्युत परिपथ में प्रत्येक बंधपाश के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणित में ही समेशन, देखिए समझ लीजिए फिर से, ये I क्या होती है हमारे पास, प्रत्येक बंधपाश में विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा, करंट, और R क्या होता है, उस संगत प्रतिरोध या प्रतिरोध, क्या होता है, प्रतिरोध, रजिस्टेंस, ये क्या होती है, करंट होती है। देखिए इसी से बना देंगे हम परिभाषा। देखिए क्या लिखेंगे, किसी विद्युत परिपथ में देखिए किरचॉफ क्या नियम क्या लगता है, परिपथ में लगता है, किसी विद्युत, इसलिए लिखते हैं किसी विद्युत परिपथ में प्रत्येक बंधपाश में बहने वाली धारा, किसी विद्युत परिपथ में प्रत्येक बंधपाश में बहने वाली धारा, तो उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग, इसका मतलब क्या होता है, बीजगणितीय योग उसमें लगे विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। इसी को किरचॉफ का द्वितीय नियम कहते हैं। कठिन है, फिर से समझ लीजिए यहाँ पर। देखिए किसी विद्युत परिपथ में प्रत्येक बंधपाश में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। बस इसी को किरचॉफ का नियम कहते हैं, द्वितीय नियम। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर चित्र पूछा है, चित्र बना देंगे यहाँ पर। देखिए चित्र किस टाइप से बनाएंगे, यहाँ पर उसमें कहा गया चित्र बनाइए यहाँ पर,
ठीक है। अगर 1 नंबर का आया 2 नंबर का तो डाट लिया, आप इतना ही लिखेंगे, इतना ही बनाएगा, ठीक है। अगर लॉन्ग में 5 नंबर का पहुंचा चित्र भी बनाने होंगे आपको। देखिए यहाँ पर क्या ले लिया हमने, एक सेल लगा दिया, यहाँ पर प्रतिरोध ले लिया यहाँ पर, ठीक है। पहले सेल 3 ले लेना, यहाँ पर सेल 1 में 2 ले लेना, सेल 1 ले लिया, सेल 2 ले लिया, सेल यहाँ पर, ठीक है। 3 प्रतिरोध लगा दिया यहाँ पर, 1 2 3 लगा दिए। फिर धारा तो आपको करंट बहाना आता होगा, देखिए हमेशा प्लस से माइनस की ओर करंट बहती है। देखिए प्लस से यहाँ पर I1 इधर चली गई हमारे पास, फिर इधर आएगी यहाँ पर, इधर आएगी, फिर देखिए यहाँ पर प्लस है, इधर नहीं, प्लस से माइनस की ओर बहती है। इधर इसके कारण E1 के कारण हमने E1 सेल के कारण E1 सेल मतलब के कारण हमने इधर I1 धारा प्रवाहित कर दी, E2 सेल के कारण विद्युत धारा इधर प्रवाहित कर दी। देखिए इधर नीचे आएगी, तो I1 प्लस I2 यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर जुड़ जाएंगे दोनों, I1 प्लस I2 नीचे आएंगे। देखिए I1 यहाँ पर आ रही है और साथ में यहाँ पर I2 यहाँ पर है, तो I1 प्लस के I2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, I1 प्लस का I2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं, यहाँ पर I1 प्लस I2 हो गया यहाँ पर, ठीक है। बस यही लिखा हुआ है, इसमें क्या हो गया हमारे पास I1 प्लस I2, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर लिखिए हमारे पास 2 पास हैं, एक पास ए वाला है, एक पास 2 है, तो लगाइए यहाँ पर इस नियम के अनुसार बंद पास बंद के लिए, तो बंद पास बंद के लिए एक समझ लीजिए, यहाँ पर धारा की दिशा में चलते हैं तो हम क्या लेते हैं, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल पॉजिटिव लेते हैं। धारा के विपरीत चलते हैं तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल नेगेटिव लेते हैं। अब विद्युत भागफल जब प्लस से माइनस की ओर, प्लस से शुरू करते हैं विद्युत भागफल, तो क्या लेते हैं यहाँ पर प्लस से माइनस, यानी कि प्लस से चल रहे हैं, यहाँ पर प्लस से चलेंगे, यहाँ पर इधर क्यों चलेंगे, यहाँ पर देखिए जब प्लस से शुरू करते हैं तो यहाँ पर क्या लेते हैं, विद्युत द्वारा E1 का मान पॉजिटिव लेते हैं, यहाँ पर क्या लेना, E1 का मान पॉजिटिव लेते हैं, E2 का मान क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। देखिए प्लस इधर की ओर चलेंगे, यहाँ पर इधर की ओर, यहाँ पर देखिए प्लस, यहाँ पर प्लस आएगा, प्लस से शुरू कर रहे हैं, फिर प्लस से जाएंगे, लेकिन प्लस से जाएंगे उल्टा, दूसरा उल्टा कर नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। E2 का मान क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। देखिए लिए बंद पास बन लीजिए, यहाँ से शुरू करिए, देखिए यहाँ से I1 R1 यही लिख दिया, I1 R1 राइट। फिर देखिए यहाँ से इधर बंद पास ये वाला लिया, फिर इधर आइए, इधर चलेंगे। देखिए हम चूंकि उधर जा रहे हैं, धारा इधर आ रही है, हम उधर जा रहे हैं, धारा इधर आ रही है, नेगेटिव होगा, माइनस का I2 R2। देखिए प्लस से शुरू किया था तो E1 का मान पे पॉजिटिव लेंगे, लेकिन यहाँ पर प्लस फिर आ गया तो यहाँ पर E2 का मान क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, E1 माइनस का E2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर बंद पास 2 ले लीजिए यहाँ पर, फिर देखिए यहाँ से शुरू कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। जिससे शुरू करते हैं उसका मान विद्युत भागफल का मान क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, दूसरा नेगेटिव ले लेते हैं। देखिए E2 I2 हो जाए, सॉरी R2 I2 हो जाएगा, I2 R2 हो जाएगा। फिर इधर आइए I1 प्लस I2 इंटू R3, I1 प्लस I2 इंटू R3 बराबर, देखिए प्लस से शुरू कर रहे हैं तो E2 का मान कर लेते हैं पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर विद्युत भागफल लिया रहे तो 0 ले लेंगे, 0 घटाएंगे तो उतना ही आएगा, E2 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस अब देखिए इतना आप कर देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर यह नियम ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। इन दो में से एक ऑब्जेक्टिव 100% आएगा, ध्यान रखना। यह नियम किसको व्यक्त करता है, यह नियम ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस नियम एम्पियर का परिपति नियम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। किरचॉफ का नियम, एम्पियर का नियम और उसका फैराडे के नियम, इन 3 में से छपे हुए हैं तीनों नियम, ध्यान रखना, आते हैं बहुत ज़्यादा। देखिए एम्पियर का परिपति नियम लिखिए, देखिए किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घेरी नेट धारा मतलब क्या होता है, कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। क्या होता है, म्यू नॉट गुना होता है। देखिए इस टाइप से यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन, ये क्या होता है, इसका मतलब बंद परिपथ के लिए, ठीक है, बंद परिपथ के लिए होता है बी वेक्टर डॉट डी एल इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट आई होता है। इसी से परिभाषा बन जाती है, कुछ याद करनी है तो याद करने की जरूरत ही नहीं होती, इसी से बन जाती हैं। देखिए क्या लिखेंगे, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश लिखेंगे, क्या लिखेंगे, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश, ठीक है। क्या लिखेंगे, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, ठीक है। लीनियर इंटीग्रल या इंटीग्रेशन बोल सकते हैं, इंटीग्रल, ठीक है, लीनियर इंटीग्रल पथ द्वारा घिरी नेट धारा का, ये क्या होता है, नेट धारा का म्यू नॉट गुना होता है। क्या होता है, म्यू नॉट गुना होता है। इसी को कहते हैं एम्पियर का परिपथी नियम कहते हैं, यही लिखा हुआ है। किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा का म्यू नॉट गुना होता है। बस हो गया काम। अब एम्पियर का नियम हो गया। अब देखेंगे इसके फ्राइडे के नियम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब एक चुंबकीय क्षेत्र वाले चैप्टर का, चौथे का, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का देखेंगे, ये 3-4 चैप्टर हैं, इसी में से नियम 100% आते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्राइडे के नियम देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, 2024 पर डाल लीजिए, 2024 में छपा हुआ है, ध्यान रखना। ये नियम इसी में से आएंगे तीनों, ठीक है, ध्यान रखना। ये उसके एम्पियर के नियम आ जाए आपके, उसमें 3 नंबर के या 5 नंबर के उसके आ जाएँ, यानी कि किरचॉफ का नियम आ जाए, ठीक है। एम्पियर का नियम तो एम्पियर का परिपथी नियम होगा, उसमें एक डेरिवेशन जुड़ा होगा, आता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फ्राइडे के नियम लिखिए। देखिए प्रथम नियम कुछ नहीं होता है, जब किसी, थोड़ा यहाँ पर करते, जब किसी विद्युत परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लास्क में परिवर्तन होता है, क्या होता है, चुंबकीय फ्लास्क में परिवर्तन होता है तो
तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो क्या होता है, परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। जाहिर सी बात है, जब चुंबकीय फ्लास्क में परिवर्तन होता है तो परिपथ में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होना ही होना है। तो क्या होता है, परिपथ में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है, जिसका परिमाण यानी जिसका मैग्नीट्यूड चुंबकीय फ्लास्क के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। क्या, ऋणात्मक दर के इक्वल होता है। ठीक है, इसे न्यूमैन का भी नियम कहते हैं। कोई दिक्कत है, देखिए कुछ नहीं है। जब किसी विद्युत परिपथ बद्ध चुंबकीय फ्लास्क में परिवर्तन होता है, जब ध्यान रखना चुंबकीय फ्लास्क में परिवर्तन होता तो विद्युत वाहक बल प्रोड्यूस होता नहीं, उत्पन्न होना ही होना। ध्यान रखना यहाँ पर फ्लास्क में परिवर्तन करें तो परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लास्क परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, इसे न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। देखिए और थोड़ा सा लिख लीजिए, इसे डेल्टा टी समयांतराल में चुंबकीय फ्लास्क में परिवर्तन डेल्टा फाई हो तो परिपथ में विद्युत वाहक बल ई बराबर क्या होता है, माइनस के डेल फाई ओवर डेल्टे। फार्मूला जरूर ध्यान रखना, इसी से बना सकते हैं। जब किसी विद्युत परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लास्क में परिवर्तन हो, क्या होता है, फाई क्या, चुंबकीय फ्लास्क, डेल्टा का मतलब क्या होता है, परिवर्तन। क्या होता है, परिवर्तन। जब किसी विद्युत परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लास्क में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लास्क में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। डेल्टा टी का मतलब दर ऋणात्मक दर के बराबर होता है। कोई कठिन नियम है बताइए, यहाँ पर कुछ नहीं कठिन है। अब 2-3 नियम देख लीजिए यहाँ पर। देखिए 2-3 नियम क्या है, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती कि उस कारण का अपोज करती है, विरोध करती है, जिससे यह स्वयं उत्पन्न होती है, जिससे यह सेल्फ प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इसे लेंज का नियम भी कहते हैं। लेंज का नियम आए तो यही लिख लेना यहाँ पर। ठीक, क्या होता है, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है, उस कारण का अपोज करती है, जिससे वह स्वयं प्रोड्यूस होती है। इसी को हम लेंज का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को लेंज का नियम कहते हैं। क्या होता है, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है, उस कारण का विरोध करती है, जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसे लेंज का नियम भी कहते हैं। बस हो गया 2-3 नियम। अब देखेंगे एक और नियम बचा, उसको भी देख लिया। इनमें से इनको तैयार कर लेना, ध्यान रखना। कूलाम का नियम, किरचॉफ का नियम, फ्राइडे का नियम, एम्पियर का नियम संशोधित, यानी कि एम्पियर संशोधित का नियम, ये 2020 में पूछा गया था। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। ओम का नियम होता है वो ज़्यादातर पूछा नहीं गया है, लेकिन ये बहुत बार पूछा जा सकता है। ये चैप्टर नंबर 8 कौन सा, 8 का है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का। ध्यान रखना, इसमें से एक आता है जरूर, क्योंकि उसी चैप्टर में एक ही नियम है और ये भी इंपॉर्टेंट बहुत है। ध्यान रखना। देखिए ये भी बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है यहाँ पर। देखिए एम्पियर का संशोधित परिपथी नियम लिखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए वही सिंपल मिलता जुलता है। ठीक, इसमें क्या जाती है, चालन धारा आ जाती है और विस्थापन धारा आ जाती है। देखिए किसी बंद परिपथ के चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन, भाई सेम टू सेम लिखना है। रेखीय समाकलन उस पथ द्वारा घिरे क्षेत्रफल से गुजरने वाला, क्या लिखेंगे, घिरे क्षेत्रफल से गुजरने वाला कुल धारा, गुजरने वाले क्षेत्रफल से। ठीक है, कुल धारा क्या लेंगे, चालन धारा तब विस्थापन धारा का म्यू नोट गुना होता है। ये लिख लेंगे यहाँ पर, बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इक्वल टू म्यू नोट आई सी प्लस आई डी, जहाँ आई सी क्या है, चालन धारा, आई डी क्या है, विस्थापन धारा है। ठीक है, क्या होता है, किसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आ चुका है 2020 में। ध्यान, अभी जल्दी ही आया है, आ सकता है फिर 2024 में भी। किसी बंद परिपथ के चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन उस पथ द्वारा घेरे क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल धारा, यानी चालन धारा विस्थापन धारा का क्या होता है, म्यू नोट गुना होता है। ठीक है, क्या होता है, म्यू नोट गुना होता है। तो कठिन नियम है, कुछ नहीं कठिन है, बस लिख लीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन नियम में से छपेंगे जरूर, ध्यान रखना। यहाँ पर हम बता रहे हैं 100% छपेंगे, इनको तैयार करते रहना यहाँ पर। ठीक है, तैयार जरूर लेना, कुछ तैयार करने के एक बार पढ़ लेना इनको। ठीक है, लिख लीजिए कॉपी में, जब एग्जाम आए उसको पढ़ लेना एक दिन पहले, बस हो जाएगा काम आपका। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। ठीक है।